सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। साथियों, आज हम बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल पेपर 1 पॉलिटिकल के पेपर नंबर 1 के यूनिट 3 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पेपर 1 के अंदर 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं और पूरी यूनिट को एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। आज यूनिट 3 की बात है। यूनिट 3 से छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन पूरी यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे और इसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं, छपने वाले क्वेश्चनों को अपन यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ढंग से देखना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यूनिट 3 का नाम है राजनीतिक गत्यात्मकता, पॉलिटिकल डायनामिक्स। क्या होता है राजनीतिक गत्यात्मकता, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अंदर 2 टॉपिक है जिसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक है दलीय व्यवस्था, यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चाइना। दलीय व्यवस्था मतलब पार्टी सिस्टम होता है ना, अलग अलग दल खड़े होते हैं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया भारत के अंदर। इसी तरीके से यूके में कौन कौन सी पार्टी होती है, यूएसए में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड और चाइना में। इससे बड़ा प्रश्न आता है और यहीं अपन गड़बड़ कर जाते हैं। एक आता है द्वितीय दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। यूके और यूएसए में प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं ये भी अपन समझेंगे। तो ये 2 टॉपिक अपन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन टॉपिकों में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए और ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उन सबको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपको आपके पेपर में दिख सकते हैं ये प्रश्न। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो, कोई से भी यूनिट हो, यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर यूनिट में से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला होता है VSQ यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। दूसरा होता है SQ शॉर्ट क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न। और तीसरा होता है LQ लॉन्ग क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। तो इस यूनिट से, यूनिट नंबर 3 से, राजनीतिक गत्यात्मकता से, ये तीनों ही प्रकार के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो इनको एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसी वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए। प्रश्न सूची करके टॉपिक है भाग अ यानी VSQ। इस टॉपिक से कौन कौन से VSQ आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट VSQ खींच लीजिए इनकी फोटो। फ्रांस में 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। दबाव समूह को परिभाषित करो। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं, फ्रांस के 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। अमेरिका दबाव समूह के 2 प्रमुख कार्य। चीन के साम्यवादी दल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फ्रांसीसी दलीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ब्रिटेन की वर्तमान गठबंधन सरकार के 2 संगठक राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। और स्विट्जरलैंड दलीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आशा करता हूँ आपने इनका फोटो खींच ली होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात कर लेते हैं, जब हमने बात कर ली VSQ क्वेश्चंस की, तो अब भाग ब जो है, भाग ब यानी कि SQ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SQ क्वेश्चन आपके समक्ष हैं। फ्रांसीसी दलीय प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका में दलीय समूह कैसे काम करता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चीन के साम्यवादी दल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन करो, क्योंकि ये प्रश्नों के उत्तर अगर आप देखने गए, आप अगर अपनी बुक से ढूंढेंगे, 1 वीक सीरीज से में ढूंढेंगे, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो इतनी कठिन होगी
कि शायद तक आप ढूंढते ही रह जाएंगे और एग्ज़ाम भी आ जाएंगे और तब तक आप इसको कुछ भी हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मान के चलिए ये प्रश्न जो हैं वो तो आने ही वाले हैं, ये तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे अपने एग्ज़ाम में। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इनका उत्तर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रश्न तो मिल गए लेकिन उत्तर कहाँ से मिलेगा, और उत्तर भी ऐसा होना चाहिए समझ में आ जाए। ऐसा उत्तर नहीं जो बस उत्तर ही के नाम पर कलंक हो, वो नहीं है। तो बड़े ही अच्छी तरीके से अपन समझेंगे इसको। स्विस दलीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखी है, अमेरिकन दबाव समय की कोई 3 विशेषताएं लिखी है, और स्विस में कैथोलिक दल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ये हो गया SQ। चलिए अब बात कर लेते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। तो भाग स यानी LQ क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से आते हैं इस यूनिट से, केवल और केवल यूनिट 3 की बात कर रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा, यूनिट 3 आज आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, पूरी कंप्लीट इसी वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएगी। अमेरिका में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रिटेन में दबाव समूहों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फ्रांसीसी दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। स्विस की संघीय न्यायाधिकरण का विस्तृत वर्णन। ब्रिटेन और अमेरिका की दलीय व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण। और ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अमेरिकी राजनीति में दबाव समूह की भूमिका पर एक लेख लिखिए। आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न सूची भाग ए में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इस यूनिट से, 9 क्वेश्चन है, इनको खींच लीजिए फ़ोटो। भाग ब में आएंगे ये सारे क्वेश्चन। भाग स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस यूनिट से। अब बात करते हैं आगे की और इन प्रश्नों के उत्तर की। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो यूनिट है इसके अंदर 2 टॉपिक हैं। एक है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यानी दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था एक टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है अपन प्रेशर ग्रुप। दूसरा टॉपिक क्या है? प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह। एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम। और पार्टी सिस्टम हमारे को कहाँ कहाँ पढ़ना है ये भी आप समझ लीजिए। पार्टी सिस्टम हम पढ़ेंगे यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश के अंदर, USA अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और चाइना, इन सब के अंदर हम दलीय व्यवस्था देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूके में, ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था यानी पार्टी सिस्टम इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में पार्टी सिस्टम क्या है उसको समझिए। तो यूनाइटेड किंगडम में पार्टी सिस्टम जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पार्टी सिस्टम क्या होता है, दलीय व्यवस्था क्या है। तो सब जानते हैं दलीय व्यवस्था क्या है, लेकिन इसको हमारे को क्या शब्दों में पिरोना है। तो देखिए, दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो यह विश्लेषण यानी समझने विश्लेषण करने में मदद करती है, ये समझने में मदद करती है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और चुनावों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो यह समझने में मदद करती है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं यानी कंपटीशन करते हैं। यह प्रमुख दलों की संख्या, उनकी वैचारिक स्थिति और वह सरकार कैसे बनाते हैं जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। कौन? दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था ध्यान रखती है कि किसी एक देश में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन प्रमुख दलों की संख्या पर ये ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती हैं और जो उनकी विचार है उस पर ध्यान केंद्रित करती हैं, और वो सरकार कैसे बनाते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अगर बात करें हम दलीय व्यवस्था के प्रकार की, तो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है। एक दलीय व्यवस्था जिसमें केवल और केवल एक ही दल होता है, यानी पूरे देश में एक ही दल प्रमुख होता है। होने को तो और भी बहुत सारे दल होते हैं, लेकिन एक ही दल को ज़्यादातर लोग मानते हैं, तो वो एक दलीय व्यवस्था कहलाती है। जैसे चीन के अंदर
अभी पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे। तो चीन जो है, चाइना, चाइना के अंदर एक दलीय व्यवस्था है। फिर बात करते हैं दो दलीय व्यवस्था की। दो दलीय व्यवस्था मतलब जिसके अंदर दो ही दल प्रमुख हों, मतलब दुनिया ज़्यादातर इन दो दलों को ही देखती है। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर ज़्यादातर देशों के अंदर द्विदलीय व्यवस्था ही पाई जाती है, दो दलीय व्यवस्था ही पाई जाती है। एक होती है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था यानी जिसमें बहुत सारे दल होते हैं। अब बहुत सारे दलों में जैसे स्विट्जरलैंड है, उसका नाम आता है बहुदलीय व्यवस्था के अंदर, बहुदलीय प्रणाली के अंदर। ठीक है, तो अब एक एक कर कर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ब्रिटेन के दो मुख्य राजनीतिक दलों के नाम बताइए। अभी हम समझ रहे थे कि ब्रिटेन के अंदर दलीय व्यवस्था, तो ब्रिटेन के अंदर बताइए आप कि कौन से दो राजनीतिक दल हैं, सीधा ये पूछता है। तो आप देखिए, अनुदार दल और एक मजदूर दल। याद कर लीजिए, ब्रिटेन के दो मुख्य राजनीतिक दलों के नाम अनुदार दल, मजदूर दल। इंग्लिश वाले कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, अनुदार दल और मजदूर दल। ब्रिटेन के दो मुख्य राजनीतिक दल, ब्रिटेन के दो मुख्य राजनीतिक दलों का नाम क्या है? अनुदार दल और मजदूर दल। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलीय सचेतक किसे कहते हैं? दलीय सचेतक किसे कहते हैं? सचेतक यानी पार्टी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो दलीय सचेतक वह व्यक्ति होता है, तो दलीय सचेतक एक व्यक्ति है। दलीय सचेतक वह व्यक्ति होता है जो संसद यानी पार्लियामेंट में दल के सदस्यों को, जो भी पार्टी के सदस्य हैं उनको अनुशासित रखता है। वह सदन यानी हाउस में उपस्थित रहने, विशेषकर मतदान के समय के लिए निर्देश जारी करता है। समझ में आ गया? चलिए, बड़ी ही सरल भाषा में मैंने इसको लिखा है ताकि एक बच्चा भी समझ जाए कि क्या बात है। ब्रिटेन में सर्किट न्यायालय की क्या विशेषता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। ब्रिटेन में सर्किट न्यायालय की प्रमुख विशेषता यह है कि यह मुकदमे की सुनवाई स्थान स्थान पर जाकर करता है। हमारे भारत में तो क्या होता है कि जो न्यायालय होता है, मुकदमे, जैसे मेरे को किसी पे मुकदमा करना है तो खुद न्यायालय के पास जाना होगा, है ना। लेकिन ये क्या होता है, और जो सुनवाई होती है, जो भी मुकदमे की सुनवाई होगी वो भी न्यायालय के अंदर ही होगी और हमारे को खुद को जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें क्या है, एक प्रकार का एक सर्किट न्यायालय पाया जाता है। इस सर्किट न्यायालय की एक प्रमुख विशेषता ये है कि जो मुकदमे की सुनवाई होती है, मुकदमे की जो सुनवाई होती है वो स्थान स्थान पर जाकर करता है। ठीक है। ब्रिटेन में सन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद उत्पन्न राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद दो दल आए थे, एक तो टॉरी दल आया था और एक हिग दल आया था, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखो। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषता लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हैशटैग कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषता लिखो। तो सबसे पहले विशेषता तो यही है कि ये द्विदलीय व्यवस्था है, यानी ब्रिटेन में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक तो अनुदार दल और एक मजदूर दल। यद्यपि छोटे छोटे अन्य राजनीतिक दल भी हैं, सदैव विद्यमान रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव नगण्य है। क्या कहा था मैंने? कि उनका प्रभाव नगण्य है। तो पहली बात, ब्रिटेन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। टिक। संगठित और केंद्रित दल, मतलब ब्रिटिश राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की रही है, यानी हमेशा सेंट्रलाइजेशन हो, केंद्र में रहो। प्रत्येक दल पूर्णतः ऊपर से नीचे तक एक सूत्र में आबद्ध रहता है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक एक सूत्र में आबद्ध रहता है, यानी जुड़ा रहता है। तीसरी बात इसकी विशेषता ये है कि इसमें अनुशासन बहुत है। मतलब ब्रिटिश दलीय पद्धति में या व्यवस्था में कठोर अनुशासन पाया जाता है। ब्रिटेन में दल के सचेतक, यानी जो कि अभी मैंने बताया था, दल को अनुशासित करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दल को अनुशासित करते हैं वो दलीय सचेतक कहलाते हैं। कि निर्देशों का, कि वो जो भी इंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका पालन करते हैं कौन? सदस्य। और उनको करना ही पड़ता है, नहीं तो खतरा हो जाएगा। तो तीसरी व्यवस्था ये है। चौथी व्यवस्था, नेता की सर्वोच्च स्थिति। ब्रिटेन में दल का नेता सामान्यतः दल का केंद्र स्थल और दल का प्रतीक माना जाता है,
वहाँ चुनाव बहुत कुछ नेता के व्यक्तित्व के आधार पर लड़े जाते हैं। मतलब पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी का जो नेता है, जो उसका सर्वे सर्वा है, जो लीडर है, उस लीडर की पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व के आधार पर ही कई बार तो मतदान होते हैं और जीत भी जाते हैं। तो नेता की सर्वोच्च स्थिति है यहाँ पर। अब जब यूनाइटेड किंगडम में हमने पढ़ लिया, इतना ही पढ़ना है यूनाइटेड किंगडम में, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका में दलीय व्यवस्था की, पार्टी सिस्टम इन यूएसए। यूएसए में पार्टी सिस्टम। तो अमेरिका के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखो। पहली बात तो अगर आप दलीय व्यवस्था पढ़ रहे हो और आपको दलों के नाम ही नहीं पता तो बड़ी ही फर्जी वाली बात हो गई है, तो है ना। तो अमेरिका के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम है रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। चलिए यहीं रुकिए। अब ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था, दो राजनीतिक दलों के नाम बता दो फटाफट से। ब्रिटेन में दो राजनीतिक दलों के नाम बता दो। अभी अभी बताया था, अनुदार दल और मजदूर दल। जिसने भी पहली बारी में जवाब दे दिया था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपने उत्तर को लिख के जाएंगे, तभी याद होगा, ठीक है। तो अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। ब्रिटेन में दो राजनीतिक दलों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। अमेरिका में प्रचलित लूट प्रथा क्या है? लूट प्रथा ये पूछेगा। तो इस लूट प्रथा में विजयी राजनीतिक दल ऐसा राजनीतिक दल जो जीत जाता है, विरोधी दल के समर्थक नागरिक सेवा के पदाधिकारियों को पदच्युत करके अपने अधिकारियों को वहाँ स्थापित करता है। ये ध्यान रखना कि जो भी राजनीतिक दल जीत जाता है तो वो जो विरोधी दल के जो समर्थक नागरिक सेवा के अधिकारी होते हैं, नागरिक सेवा यानी नागरिकों की सेवा करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उनको पदच्युत कर देता है। पदच्युत यानी पद से हटा देता है, और हटाकर किसको लगा देता है? अपने पदाधिकारियों को लगा देता है। तो इसे कहते हैं लूट प्रथा, लूटना, है ना, दूसरे को लूटना। यहाँ पर लूट किसकी हो रही है? पैसे की नहीं, यहाँ अधिकारियों की लूट हो रही है ना। चलिए, अमेरिका की दलीय प्रणाली की विशेषता लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। जैसे अभी ब्रिटेन में हमने देखा जो विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं थी? द्विदलीय व्यवस्था थी, संगठित और केंद्रीकृत दल था, अनुशासन पाया जाता था, और नेता की सर्वोच्च स्थिति थी। इसी तरह से अमेरिका की दलीय प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं होती? तो पहला है संविधानेतर विकास, कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का उद्भव व विकास संविधान के अंदर ना होकर बाहर हुआ है ना। अमेरिका की जो संविधान है उसके अंदर राजनीतिक दल कहीं भी नहीं है उनका। इस पंक्ति के अनुसार कि संविधान में के अंतर्गत उसका विकास नहीं हुआ है, उसका विकास तो संविधान के बाहर हुआ है। द्विदलीय व्यवस्था यहाँ पर भी पाई जाती है। अमेरिका में दो ही सबसे लोकप्रिय दल हैं, इसलिए द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। दो प्रमुख दलों के नाम मैंने आपको बता दिया, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। जैसे हमारे भारत में भी एक तरीके से द्विदलीय व्यवस्था है, वैसे तो बहुदलीय है, लेकिन प्रभाव के आधार पर हम कह सकते हैं द्विदलीय व्यवस्था है। बीजेपी और कांग्रेस, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बीजेपी और कांग्रेस को ही जानते हैं। विचारधारा संबंधी आधारभूत मतभेदों का अभाव, मतलब अमेरिका के दोनों ही दलों में संवैधानिक दृष्टि को लेकर ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही दल जातिवादी धारणा से दूर रहकर मध्यम वर्गीय विचारधारा का समर्थन करते हैं। एक अन्य विशेषता ये है कि इन दलों में कठोर अनुशासन की कमी पाई जाती है। जैसे ब्रिटेन के अंदर कठोर अनुशासन की उपस्थिति थी, लेकिन यहाँ पर अनुपस्थिति है। इसके अलावा भी आप अमेरिका की दलीय व्यवस्था याद रख सकते हैं। संवैधानेतर विकास, द्विदलीय पद्धति, विचारधारा संबंधी आधारभूत मतभेदों का अभाव, शिथिल दलीय संगठन और सदस्यता का पैतृक आधार। सही बात है, ये पाँचों के पाँचों बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस में दलीय व्यवस्था। अभी तक हमने ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था याद कर लिया, यूएसए यानी अमेरिका में दलीय व्यवस्था पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब बात कर लेते हैं पार्टी सिस्टम इन फ्रांस। तो फ्रांस के राजनीतिक दलों के नाम लिखो। तो मैंने बताया आपको फ्रांस में एक बहुदलीय प्रणाली है।
फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है, यानी इसके अंदर बहुत सारे दल पाए जाते हैं। तो 2 राजनीतिक दलों के नाम बताने हैं आप, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख रखे हैं। आपको इनमें से जो भी याद होते हैं उनको याद कर लीजिए, जैसे दी गौलवादी दल, साम्यवादी दल, समाजवादी दल, सुधारवादी दल, लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन दल और नेशनल फ्रंट। ये सारे के सारे फ्रांस के अंदर जो पार्टीज़ है उनके नाम हैं। इसमें से आपको जिन भी पार्टीज़ के दो को तो याद ही करना है आपको, 2 तो आराम से आप याद कर लीजिए। बात करते हैं फ्रांस की दलीय प्रणाली की विशेषता। तो पहली बात मैंने आपको कही कि ये बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे दल आपस में चुनाव के लिए सामने आते हैं सरकार बनने के लिए। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ अनेक अनेक राजनीतिक दल हैं। प्रायः राष्ट्रीय दलों की संख्या 15 से 20 के मध्य तक रहती है। देख लीजिए, 15 से 20। ढीला ढाला संगठन, दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि ढीला ढाला संगठन है। फ्रांसीसी राजनीतिक दल संगठन में कमज़ोर है, अनुशासनहीन हैं और उनके पास निश्चित एवं व्यापक कार्यक्रमों का अभाव है। फिक्स एवं ब्रॉड प्रोग्राम्स का अभाव है, यानी इतने बड़े प्रोग्राम ये नहीं कर सकते। तो ढीला ढाला संगठन है। अल्पावधि, ये किसकी तीसरी विशेषता है कि फ्रांस में राजनीतिक दलों की अवधि अल्प होती है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी जो अवधि होती है, उनका जो पीरियड होता है, उनका जो समय होता है वो अल्प होता है, कम होता है। यहाँ प्रायः राजनीतिक दल विलीनीकरण तथा विच्छेद आधारित अवधारणा का अनुगमन करते हैं, यानी एक पार्टी दूसरे के अंदर कभी विलीन हो जाती है यानी मिल जाती है, और कभी 10 पार्टी का समूह है तो उसमें से पार्टी विच्छेद हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इसमें अल्पावधि इसलिए कही गई है कि कोई भी पार्टी एक फिक्स टाइम के लिए नहीं रहती है, कभी ना कभी उसका विलय हो जाता है या फिर वो विच्छेद हो जाती है। चौथी विशेषता ये है कि राजनीतिक प्रवृत्तियों की विशेषता। फ्रांस में मोटे तौर पर 2 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, एक तो दक्षिणापंथी और एक वामपंथी। ये ध्यान रखना, राजनीतिक प्रवृत्तियों में दक्षिणापंथी और वामपंथी ये पूछ सकते हैं। फ्रांस की राजनीतिक प्रवृत्तियां लिखो तो दक्षिणापंथी और वामपंथी वहाँ लिखना है। ये हो गया हमारा फ्रांस का काम ख़त्म। अब बात कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड में दलीय व्यवस्था। तो पार्टी सिस्टम इन स्विट्ज़रलैंड। स्विस में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। स्विस के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखो। तो एक तो समाजवादी लोकतांत्रिक दल और एक कृषक दल। समाजवादी लोकतांत्रिक दल और एक कृषक दल। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काडर किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, काडर किसे कहते हैं? काडर यानी संवर्ग वह व्यक्ति है जो दल, राज्य तथा सेना में ऊंचे पदों पर रहता है। कहाँ कहाँ? एक तो पॉलिटिकल पार्टी में, राज्य और सेना, इनमें जो ऊंचे पद होते हैं वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही काडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काडर कहा जाता है। ये हो गया राजनीतिक दल, ये हो गया राज्य, ये हो गए आर्मी। यहाँ पर ऊंचे पद पर रह रहे भाई ये और ये ऊंचे पद है, दल, राज्य और सेना। तो इस व्यक्ति को हम कहेंगे काडर। क्या कहेंगे? काडर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्विस राजनीतिक दलों की विशेषताएं लिखो। तो सबसे पहली विशेषता तो यही है कि बहुदलीय प्रणाली है, स्विस में अनेक दल हैं। दूसरी, कैंटनों के आधार पर दलों का संगठन। हम जानते हैं स्विट्ज़रलैंड में कैंटनों पाए जाते हैं। तो स्विस में प्रत्येक राजनीतिक दल विभिन्न कैंटनों में लोकप्रिय होते हैं, तो वह संबंधित कैंटनों को ही अपने संगठन का आधार बनाते हैं। संगठन मतलब बनाना, ठीक है, संगठन मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब वो केला नहीं है, बनाना मतलब मेकिंग, है ना, कंस्ट्रक्ट। विरोधी दल का अभाव, कि इसका प्रमुख कारण आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनाव है। संघीय संसद में किसी भी दल को पूर्ण व स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, इसलिए संघीय परिषद क्या है? संघीय परिषद स्विट्ज़रलैंड की जो संसद है उसका नाम संघीय परिषद है, जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, में सभी दलों का स्थान प्राप्त हो
जाता है। अब लास्ट एंड फाइनल दलीय सिस्टम, दलीय व्यवस्था में चीन में दलीय व्यवस्था, ये समझिए कि चीन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो मैंने कहा एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। चीन के प्रमुख दल का नाम लिखो तो साम्यवादी दल, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। चीन के प्रमुख दल का नाम साम्यवादी दल। चीन के साम्यवादी दल की प्रमुख विशेषताएं, कि चीन के साम्यवादी दल की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहले तो सदस्यता। आप सोच रहे होंगे कि जो चीन है इसके अंदर तो एक दलीय व्यवस्था है, तो बड़ा ही सरल है। लेकिन ये चीन की जो दलीय व्यवस्था है ना, जो साम्यवादी दल आपको दिख रहा है, इतना खतरनाक दल है। मतलब आप देख रहे हैं कि चीन जो है विश्व का दूसरे सबसे जनसंख्या वाला देश है, और इसमें एक ही प्रकार की साम्यवादी दल यानी एक ही प्रकार का राजनीतिक दल पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी जो संगठन है, इसकी जो व्यवस्था है वो कितनी जटिल होगी। उसी को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको साम्यवादी दल की सदस्यता लेनी है, सदस्य बनना है, तो साम्यवादी दल के संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु का व्यक्ति जो किसी भी क्रांतिकारी दल से हो, वह साम्यवादी दल का सदस्य बन सकता है ना। अब क्रांतिकारी दल कौन कौन से, एक तो श्रमिक दल, किसान दल, मध्यवर्गीय कृषक और क्रांतिकारी सैनिक, इन सभी का ये क्रांतिकारी दल होते हैं। इसका अगर आप कोई सदस्य हो तो आप सदस्यता धारण कर सकते हो। दूसरी की सदस्यता ग्रहण करने की जटिल प्रक्रिया, कि साम्यवादी दल के संविधान की धारा 1 के अनुसार सदस्यता के लिए 4 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 4। दल के कार्यक्रम यानी प्रोग्राम और संविधान को स्वीकार करना है। दल का जो भी प्रोग्राम होगा, दल का जो संविधान होगा, उसको आपको मानना है, पहली बात, क्लियर कट। दूसरी बात, दल के किसी संगठन से जुड़े रहना और उसका कार्य स्वीकार करना, ये आपको मानना ही है, ठीक है। दल के निर्णयों का पालन करना, जो राजनीतिक जो साम्यवादी दल ने डिसीजन ले लिया उसकी अनुपालना करनी ही करनी है। और चौथा, सदस्यता शुल्क देना, सदस्य बनने के लिए जो भी निर्धारित शुल्क है उसको उसका भुगतान करना। फिर है त्रिस्तरीय संगठन, राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा प्राथमिक। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि समाजवादी दल की जो संगठन है कि वो बनता कैसे, तो वो 3 स्तरों पर बनता है, 3 लेवल हैं उसके बनने के, एक राष्ट्रीय लेवल, एक प्रांतीय लेवल और एक प्राथमिक लेवल। तो चीन में साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के आकार का है। किस आकार का है? पिरामिड के आकार का। देखिए पिरामिड बना रखा है ना, पिरामिड के आकार का है। इस पिरामिड का आधार सेल है, मतलब इस पिरामिड का जो आधार है, आधार, ये जो आधार है ना, ये वाला, ये कौन है? ये सेल है। इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और यही प्राथमिक स्तर है, ठीक है। और शीर्ष पर पॉलिट ब्यूरो है। शीर्ष पर कौन है? पॉलिट ब्यूरो। ये शीर्ष जो है, ये वाला शीर्ष, इस शीर्ष पर कौन है? पॉलिट ब्यूरो, यानी राष्ट्रीय स्तर दलीय संगठन। दल के त्रिस्तरीय संगठन का विवेचन, यानी ये पॉलिट ब्यूरो क्या है, ये आपसे पूछता है। तो पॉलिट ब्यूरो कहाँ है, देख लीजिए, आपसे कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अंदर ही अंदर से। तो ये आपको समझना है। अभी आपको सब कुछ समझाएंगे एक एक करके। तो इसमें मैंने आपको बताया 3 प्रकार से इसका संगठन होता है। साम्यवादी दल 3 स्तरों पर जाकर मिलता है। तो सबसे पहला स्तर हमने बात करी राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन। तो कुछ पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। दल की राष्ट्रीय कांग्रेस, दल की केंद्रीय समिति, पॉलिट ब्यूरो तथा उसकी स्थायी समिति, दल का सचिवालय और दल का नियंत्रण, ये सब आप देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन इन बिंदुओं के अंतर्गत होता है। और पॉलिट ब्यूरो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्थानीय स्तर पर दलीय संगठन इन बिंदुओं के कारण होता है। अभी इन सबको अपन डिटेल से देखने वाले हैं। और एक होता है प्राथमिक स्तरीय दलीय संगठन, यानी सबसे नीचे वाला सेल, जिसे अपन कहते हैं। सेल क्या है ये भी पूछ सकते हैं, और पॉलिट ब्यूरो क्या है ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिट ब्यूरो क्या है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। चीन के साम्यवादी दल के संगठन के 3 स्तर हैं, तथा राष्ट्रीय स्तर तथा नहीं, यथा राष्ट्रीय स्तर, स्थानीय स्तर तथा प्राथमिक स्तर। पॉलिट ब्यूरो राष्ट्रीय स्तर के दलीय संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है।
ये ध्यान रखना है। और पॉलिट ब्यूरो के बारे में जानकारी ले लीजिए कि पॉलिट ब्यूरो में सदस्यों की संख्या होती है, और एक ये पॉलिट ब्यूरो एक समिति है, यानी एक कमेटी नहीं होती है, वो है पॉलिट ब्यूरो बराबर कमेटी। पॉलिट ब्यूरो की एक स्थायी समिति भी है जिसके सदस्यों की संख्या 9 है। ठीक है, पॉलिट ब्यूरो की एक समिति है जिसके सदस्यों की संख्या 9 है। पॉलिट ब्यूरो तथा इसकी स्थायी समिति का निर्वाचन केंद्रीय समिति करती है। केंद्रीय समिति यानी इससे ऊपर वाली जो समिति है वो। दल के सभी शीर्ष नेता पॉलिट ब्यूरो के सदस्य होते हैं। पॉलिट ब्यूरो ही चीन की सरकार, दल, सेना तथा राज्य और समाज की दूसरी संस्थाओं को निर्देशित करने का कार्य करती है। ये हमने बात कर ली कंप्लीट दलीय व्यवस्था की। अब हम बात करेंगे दबाव समूह की। वेरी इंपॉर्टेंट है दबाव समूह। अब शुरू हुआ है रियल प्रेशर ग्रुप। और दबाव समूह हमारे को 2 ही कंट्रीज़ में पढ़ना है, एक तो यूके में और एक यूएसए में। तो सबसे पहले यूके में दबाव समूह देखेंगे, प्रेशर ग्रुप इन यूके। दबाव समूह से क्या आशय है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही डायरेक्ट ही पूछता है वो तो, दबाव समूह से क्या आशय है। तो जब एक हित, ध्यान से, जब एक से हित रखने वाले व्यक्ति संगठित होकर मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, तो ऐसा समूह दबाव समूह कहलाता है। दबाव समूह का उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि हितों की रक्षा करना होता है। दबाव समूह क्या है? एक से हित रखने वाले व्यक्ति, मतलब मान लीजिए किसी को नौकरी चाहिए, बेरोजगार है, तो युवा लोग बेरोजगार हैं, तो एक युवा ने सोचा कि मेरी बात तो सरकार सुनेगी नहीं, मैं क्या करता हूँ एक ग्रुप बनाता हूँ। तो उसने अपने ही जैसे बहुत सारे बेरोजगार लोगों को लिया अपने साथ और एक ग्रुप बना लिया जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। अब वो क्या करेगा, इस ग्रुप के ये जो समूह है इसके आधार पर जो वर्तमान में सत्ताधारी राजनीतिक दल है, सरकार है, उस पर प्रभाव डालेगा, प्रेशर डालेगा कि नौकरियां निकालो, नौकरियां निकालो, नौकरियां निकालो। तो सरकार कभी भी एक व्यक्ति की नहीं सुनती है। सरकार से अगर आपको अपनी बात मनवानी है, अपने हितों की रक्षा करवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक दल बनाना पड़ेगा, अपना एक समूह बनाना पड़ेगा, और उस समूह के आधार पर आपको अपनी इच्छाओं को रखना पड़ेगा सरकार के सामने। और दल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो ब्रिटेन में दबाव समूह, हम ब्रिटेन में दबाव समूह देख रहे हैं, तो ब्रिटेन में भी ऐसे बहुत सारे समूह पाए जाते हैं जो कि सरकार पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं अपने हितों के लिए। तो ब्रिटेन में दबाव समूह को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वर्गीय समूह यानी सेक्शनल ग्रुप, और एक होता है अभिवृद्धि विषयक समूह यानी कॉज और प्रमोशनल ग्रुप। सबसे पहले वर्गीय समूह को समझिए कि व्यवसाय से संबंधित समूह, श्रमिकों तथा कृषकों के समूह, कोऑपरेटिव संघ और पेशेवर समूह, ये सब याद रखेंगे आप। और वर्गीय समूह का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये किसी एक वर्ग से संबंधित होते हैं। मतलब ये ग्रुप, सेक्शनल ग्रुप जो होते हैं, ये किसी ना किसी एक विषय से जुड़े होते हैं, यानी इनका जो इच्छा होती है, इनका जो उद्देश्य होता है एक सीमित होता है। जैसे व्यवसाय से संबंधित होंगे, श्रमिकों से और कृषकों से संबंधित होंगे, कोऑपरेटिव संघ होंगे, पेशेवर समूह होंगे, सारे के सारे। और व्यवसाय से संबंधित दबाव समूह अगर आप देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर व्यवसाय से संबंधित दबाव समूह कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ब्रिटिश बैंकर संघ, ब्रिटिश व्यापार मंडल और ब्रिटिश औद्योगिक परिसंघ, ये सारे के सारे ऐसे दबाव समूह हैं, व्यवसाय से संबंधित दबाव समूह हैं, जिनमें अगर व्यवसाय से संबंधित अगर कोई उल्टा सीधा बिल आता है या लोगों को जमता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश की जो तात्कालिक सरकार है उस पर दबाव डालते हैं। फिर है श्रमिकों तथा कृषकों के संबंधित समूह, तो ट्रेड यूनियन और राष्ट्रीय खान मजदूर जो कि श्रमिक दल समूह हैं, और राष्ट्रीय किसान संघ जिसके 2 लाख सदस्य हैं, जो इंग्लैंड तथा वेल्स के सभी किसानों का 75 से 80% है।
तो आप समझ सकते हैं एक ऐसा समूह है कृषकों का, किसानों का, जिसमें 2 लाख सदस्य हैं, 2 लाख सदस्य, समझिए। और कोऑपरेटिव समूह के अंदर जो हमने ऊपर पढ़े उन्हीं के अंदर जितने जितने समूह हैं, मैं आपको सबको नाम बता रहा हूँ। ब्रिटेन में लगभग 300 खुदरा वितरक सोसाइटी हैं जिनकी कुल सदस्य संख्या 10 मिलियन से भी अधिक है। मतलब आप समझ सकते हैं कितने समूह हैं, 10 मिलियन से भी अधिक समूह हैं कोऑपरेटिव समूह के। पेशेवर समूह यानी ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, यानी पेशे से संबंधित, टीचर्स हो गए, मेडिकल के हो गए, तो उसके भी हैं। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, द नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स, राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के अधिकारियों का संघ। इसी प्रकार से अभिवृद्धि विषयक समूह, ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन ही कि ऐसे दबाव समूह जिसका गठन सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया जाता है, अभिवृद्धि विषयक समूह कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जानवरों के प्रति निर्दयता निषेध संघ, द रॉयल सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल, बच्चों के प्रति निर्दयता निषेध संघ यानी नेशनल सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन। ब्रिटिश दबाव समूह की विशेषताएं लिखो तो निरंतर विकास, कार्य क्षेत्र, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्च आधिकारिक गण व संसद, कार्यकारिणी को प्रभावित करने पर बल और राजनीतिक दलों से गहरा संबंध। ये हो गया हमारे पास ब्रिटेन के दबाव समूह। अब अमेरिका में दबाव समूह पे बात कर लेते हैं। तो अमेरिका में 2 दबाव समूह हैं, एक तो संगठित मजदूर संघ और एक है किसान समूह। अमेरिका में दबाव समूह की कार्य प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। तो यूएसए में दबाव समूह की कार्य प्रणाली है कि जनमत, कांग्रेस और राष्ट्रपति। यानी सबसे पहले तो जो दबाव समूह है वो क्या करते हैं, जनमत यानी जो जनता है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता ही मूल होती है। जनता को समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, आप समझो, हमारे साथ आओ। अगर जनता नहीं मानती है तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस यानी जो ये जो अपने यूएसए की जो व्यवस्थापिका है उस पर प्रभाव डालती है। अगर कांग्रेस भी नहीं मानती है तो फिर बात आती है राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति के बाद उसकी कार्यकारिणी यानी कार्यपालिका इस पर प्रभाव डालती है। और इस पर प्रभाव डालने के लिए वो लॉबिस्ट होते हैं उनकी सहायता लेती है। अब लॉबिस्ट क्या होता है, लॉबिंग क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखते हैं। अमेरिका में हित समूह किन तकनीकों को अपनाते हैं। अब हित समूह हो या दबाव समूह, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो चुनाव राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेते हैं ये। लॉबिंग पद्धति का उपयोग करते हैं, मैंने कहा लॉबिंग पद्धति। तो लॉबिंग क्या होता है, समझिए कि अमेरिका में हित समूह या दबाव समूहों द्वारा कांग्रेस के सदस्यों, कार्यकारिणी तथा प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारियों से अपना निकट संपर्क यानी कांटेक्ट स्थापित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया लॉबिंग कहलाती है। और जो अधिकारी निकट मतलब जो कांटेक्ट है वो स्थापित करते हैं उनको लॉबिस्ट कहते हैं। प्रचार माध्यमों का भरपूर प्रयोग करती है ये। फिर अमेरिका में दबाव समूह संगठित मजदूर संघ में कौन कौन से होते हैं, तो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर और कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो अमेरिका में जो दबाव समूह थे, 2 प्रकार के दबाव समूह थे, तो एक तो संगठित मजदूर संघ और एक किसान समूह। तो संगठित मजदूर संघ में कौन कौन से संघ आते हैं, एक तो ये और एक ये। उसके बाद किसान समूह के अंदर ये 3 आते हैं, नेशनल ग्रैंज, अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन, नेशनल फार्मर यूनियन। औद्योगिक तथा व्यवसाय संबंधी समूह भी है तीसरे नंबर का, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चर, और एक है व्यावसायिक एवं अन्य दबाव समूह। तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन बार एसोसिएशन और अमेरिकन एजुकेशन एसोसिएशन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अमेरिकन दबाव समूह की 3 विशेषताएं लिखो। तो अमेरिकन दबाव समूह के कार्यक्रमों और गतिविधियों के द्वारा मजदूरों में अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक चेतना जागृत हुई है। अमेरिका में किसानों के भी संगठित समूह हैं। ये किसानों को सरकार से अधिक रियासतें और पैदावार का उचित मूल्य दिलवाते हैं। और औद्योगिक तथा व्यवसाय संबंधी दबाव समूह अपने समुदाय के हितों को की भली भांति समझने के पश्चात उनके बाद उनकी रक्षा हेतु सरकार के विभिन्न भागों तथा जनता के समक्ष उनकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से हमने कंप्लीट
राजनीतिक गत्यात्मकता यानी यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करा। आज का जो हमारा टारगेट था उसको हमने कंप्लीट करा। और राजनीतिक गत्यात्मकता यानी पॉलिटिकल डायनामिक्स इसको कंप्लीट कर लिया। दोनों के दोनों टॉपिक थे, इनको हमने पूरा कर लिया। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए। इसके बाद आपको इस टॉपिक को पढ़ने की या इस यूनिट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, आपको मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी इसकी एक ही वीडियो के अंदर। तो मेरे हिसाब से काफ़ी है, बाकी आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आप उस गलती को मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।